नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने सिमिलैरिटी के कुल 10 थ्योरम्स को पढ़े थे और जिसमें हमने सीखा था कि यदि हमारे पास दो समरूप त्रिभुज होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। दो समरूप त्रिभुज है हमारे पास, एक है ABC और एक है DEF। तो क्या होता है, तो दोनों त्रिभुज के हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं, ठीक है, सभी संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे AB बट्टे DE ये बराबर होगा BC बट्टे EF के और ये बराबर होगा AC बट्टे DF के। और यदि हम इस और संगत माध्यिका के भी बराबर होता है, मतलब कि समानुपाती होता है, ये होता है संगत माध्यिका के बराबर। यदि हम माध्यिका को M1 M2 मान लेते हैं तो ये होगा M1 बट्टे M2 के। यदि हम त्रिभुज के अल्टीट्यूड्स को AL1 और AL2 मान लेते हैं तो ये बराबर होगा AL1 बट्टे AL2 के। यदि हम त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर को AB मान लेते हैं, AB1 AB2, तो ये होगा AB1 बट्टे AB2 के। यदि हम दोनों त्रिभुजों के अंतर त्रिज्याओं को R1 एवं R2 मान लेते हैं तो ये बराबर होगा R1 बट्टे R2 के, ठीक है। इसीलिए इस दोनों त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात भी इसके भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, यदि इस त्रिभुज का परिमाप P1 है और इसका P2 है तो हम ये बोल सकते हैं कि P1 बट्टे P2 होगा, P1 बट्टे P2 होगा, ये होगा AB बट्टे DE के, ये बराबर होगा BC बट्टे EF के, ये बराबर होगा AC बट्टे DF के और ये बराबर होगा इसी तरह से M1 बट्टे M2 के, जहाँ पे M1 और M2 जो है दोनों त्रिभुज के संगत माध्यिकाएं हैं। ये बराबर होगा AL1 बट्टे AL2 के, जहाँ पे जो है AL1 और AL2 दोनों त्रिभुजों के संगत एल्टीट्यूड्स है और ये बराबर होगा AB1 बट्टे AB2 के, जहाँ पे AB1 और AB2 दोनों त्रिभुजों के संगत एंगल बाइसेक्टर्स हैं और ये बराबर होगा R1 बट्टे R2 के, जो दोनों त्रिभुजों के अंतः त्रिज्या है, ठीक है। तो ये बराबर होगा और इस तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये बराबर होगा इसके संगत भुजाओं के स्क्वायर के, मतलब कि AB के स्क्वायर बट्टे DE के स्क्वायर के बराबर। ये बराबर होगा BC के स्क्वायर बट्टे EF के स्क्वायर के बराबर। ये होगा इसी तरह से, यदि M1 M2 दोनों त्रिभुजों के संगत माध्यिकाएं हैं तो M1 के स्क्वायर बट्टे M2 के स्क्वायर के बराबर। और ये बराबर होगा इसके संगत एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, AL1 के स्क्वायर बट्टे AL2 के स्क्वायर के बराबर। और ये बराबर होगा दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स, संगत एंगल बाइसेक्टर्स के वर्ग के, मतलब कि AB1 के स्क्वायर बट्टे AB2 के स्क्वायर। और ये बराबर होगा दोनों के अंतः त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के, मतलब कि R1 स्क्वायर बट्टे R2 स्क्वायर के, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इतना सीखा था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सीखते हैं पाइथागोरियन थ्योरम, मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय, और ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण B जो है समकोण है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से किसी समकोण त्रिभुज के
कर्ण का स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, यहाँ पे AC है, AC का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब कि ये होगा AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यही है पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो समकोण वाला शीर्ष है इससे सामने वाली भुजा अपोजिट साइड मतलब कि AC पर हम लोग क्या करते हैं, कोण B से लंब डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम रखते हैं D। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है और ये हमारा ABD और ADB और BDC दो समकोण त्रिभुज बना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो दो समकोण त्रिभुज में लेते हैं एक ADB, हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB एवं समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ADB और ABC में हम देखते हैं कि ABC में ये एक 90 डिग्री है और ADB में ये भी तो 90 डिग्री है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कोण A जो है ये कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ पे दो कोण जब इक्वल हो गया, संगत कोण इक्वल हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि ADB और ABC समरूप त्रिभुज है। ठीक है, और जब ये समरूप हो गया तो हम ये कर सकते हैं कर्ण के अनुपात, मतलब कि कर्ण का अनुपात इसके आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम ये ले सकते हैं इसके कर्ण का जो अनुपात होगा मतलब कि AB बट्टे AC, AB बट्टे AC, ADB का कर्ण होगा AB और ABC का कर्ण होगा AC, ये बराबर होगा इसके आधार के अनुपात के। मतलब कि यहाँ पे AD बट्टे सॉरी ये लंब के अनुपात के बराबर होगा, हम लंब के अनुपात के बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे इस त्रिभुज का ये लंब होगा AD बट्टे और इसका ये लंब होगा ABC का ये AB। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये क्या आता है, तो AB का स्क्वायर ये आता है AC इंटू AD। ठीक है, अब हम फिर से पुनः देखते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज पहले इस समकोण त्रिभुज में लेते हैं BDC, समकोण त्रिभुज BDC एवं समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, तो कर्ण का कर्ण के साथ, तो यहाँ पे इसका कर्ण क्या होगा, BDC का कर्ण, तो BDC का कर्ण होगा BC, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC और बट्टे ये होगा AC, और उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, तो आधार बट्टे आधार लेते हैं इस बार। ठीक है, तो ये होगा DC मतलब कि CD या DC हम बोल सकते हैं, DC और बट्टे में ये BC। तो यहाँ से क्या होगा, तो ये होगा BC के स्क्वायर बराबर AC इंटू DC, AC इंटू DC। अब यहाँ पे हम यदि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर, और यहाँ पे AC और AC दोनों में कॉमन है तो हम ले सकते हैं AC इंटू ये AD प्लस DC हो जाएगा, AD प्लस DC। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये कितना आ गया, तो AB का स्क्वायर प्लस
यहाँ पे BC है, BC का स्क्वायर बराबर ये होगा AC, और ये भी हो जाएगा AC, ये भी हमारा क्या हो जाएगा AC, क्योंकि AD और DC को जोड़ेंगे तो AC हो जाएगा। ठीक है, तो AC इंटू AC, AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरियन थ्योरम को। ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय को इस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। यह हमारा समकोण त्रिभुज, तो ये इस तरह से फैला हुआ है, 90 डिग्री है, यहाँ पे समकोण है, तो ये हमारा बड़ा है। ठीक है, यदि हम इस एंगल को 90 डिग्री से कम करेंगे तो सामने वाली भुजा तो छोटा हो जाएगा ना, इससे ऐसे हो जाएगा, मतलब कि 90 डिग्री से हम कम करते हैं इस एंगल को, ये 90 डिग्री से कम हो गया तो फिर ये तो हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है, पहले था 90 डिग्री पे, तो ये जो भुजा है हमारा ये बड़ा बन रहा था। यदि हमने इस एंगल को कम कर दिया, 90 डिग्री से कम कर दिया, त्रिभुज को न्यूनकोण बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो इससे ये छोटा होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, तो AC का स्क्वायर कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, मतलब कि AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। ये किसके लिए होता है, तो समकोण त्रिभुज के लिए होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए होता है। तो यहीं पे न्यूनकोण त्रिभुज के लिए क्या होगा, चूंकि AC छोटा हो जा रहा है न्यूनकोण बनाने पे, तो ये होगा AC का स्क्वायर, ये जो होगा छोटा होगा अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग से। ठीक है, तो ये होगा न्यूनकोण त्रिभुज के लिए। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये तो 90 डिग्री का एंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला इतना है, इतना बड़ा है। यदि हम इसको फैला देते हैं, थोड़ा और एंगल को बढ़ा देते हैं 90 प्लस, तो ये जो हमारी रेखा है ये इससे बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो अधिकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, तो हम ये समझते हैं समकोण के लिए क्या होता है। तो समकोण के लिए होता है, यहाँ पे यह है ABC, इसे भी ABC लेते हैं। तो समकोण के लिए होता है AC का स्क्वायर, ये इक्वल होता है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। न्यूनकोण के लिए होता है AC का स्क्वायर, ये छोटा होता है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से, जबकि अधिकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, तो AC का स्क्वायर जो होता है ये ग्रेटर देन होता है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से। ठीक है, मतलब कि अधिकोण त्रिभुज में AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। हम इसे त्रिकोणमिति के एक फॉर्मूला से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला होता है cos C इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बटे 2AB। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है इस तरह से, यह है A, ये B और ये C। ठीक है, हमें क्या करना है, A के अपोजिट में स्मॉल a, B के अपोजिट में स्मॉल b एवं C के अपोजिट में स्मॉल c लेना है। तो ये ABC जो है ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई है। ठीक है, और ये C जो है ये वाला कोण है C। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस कोण को 90 डिग्री ले लेते हैं, 90 डिग्री ले लेते हैं, समकोण ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C के बदले 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, और हमें पता है कि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, इसके बदले क्या आएगा, तो 0। तो 0 को हम 2AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यानी कि
यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पे 90 डिग्री लेते हैं तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, इससे गुना करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये सिद्ध हुआ कि सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के समकोण त्रिभुज में। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें ये हमारा कर्ण होगा, तो कर्ण का स्क्वायर जो है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ से हमारा ये सिद्ध हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 90 यहाँ पे 90 डिग्री से घटा देते हैं इसका मान, सी का मान 90 डिग्री से कम कर देते हैं। ठीक है, और जब हम 90 डिग्री से कम करेंगे इसका मान, ये 90 डिग्री से यदि कम हो जाता है, सी जो है 90 डिग्री से यदि कम हो जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉलर देन 90 डिग्री हो जाता है, तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि cos 90 डिग्री से यदि कम रहे तो पॉजिटिव वैल्यू आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव कुछ भी हो, यदि हम इस चीज़ को गुना करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या, 0 से बड़ा, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ से हम ये बोल सकते हैं सी स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होगा। तो ये हमारा 90 डिग्री से, यहाँ पे सी को हमने 90 डिग्री से कम लिया, तो ये ए बी सी हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया, न्यूनकोण त्रिभुज। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि न्यूनकोण त्रिभुज के लिए जो होता है सी स्क्वायर, ये छोटा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब यदि हम ये करते हैं, यहाँ पे सी को 90 डिग्री से अधिक कर देते हैं, हम कर देते हैं सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक यदि हम कर देते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉस यदि 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, तो मान जो है निगेटिव आता है, मतलब कि कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू तो आता है निगेटिव, माइनस में आता है। तो इसको यदि हम गुना करेंगे तो माइनस, और निगेटिव वैल्यू 0 से छोटा होता है, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा स्मॉलर देन 0, ये भी होगा स्मॉलर देन 0। ठीक है, और ये तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से छोटा हो गया, यानी कि सी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे सी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला से, इस त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से भी हम देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। न्यूनकोण त्रिभुज में होता है सी स्क्वायर स्मॉलर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि अधिकोण त्रिभुज में होता है सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब एक चीज और होता है समकोण त्रिभुज में, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो हमें पता है कि ये है हमारा सी, ये ए है, ये बी है, तो ये बी हुआ, और सी का अपोजिट ये सी, और ये हो गया ए। तो हमें पता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये इक्वल होता है सी के स्क्वायर के। ठीक है, हमें ये पता है कि बी जो है हमेशा छोटा होता है सी से, या फिर हम ये बोल सकते हैं सी जो है हमेशा बड़ा होता है बी से। फिर यहाँ पे भी ये बोल सकते हैं सी ए जो है हमेशा छोटा होगा सी से, या फिर ये बोल सकते हैं कि सी जो है हमेशा बड़ा होगा ए से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर को बी से
मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, तो सी स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चूँकि हमने इसमें a से मल्टीप्लाई किया जो c से छोटा है, इसमें b से मल्टीप्लाई किया जो भी b भी c से छोटा है, तो ये जो है इसमें हमने c से गुना किया है, तो ये जो है c ये बड़ा हो जाएगा। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू से बड़ा होता है सी क्यू, यानी कि ये बोल सकते हैं सी क्यू बड़ा होता है ए क्यू प्लस बी क्यू से। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। अब हम इन सेंटर को समझते हैं। क्या है इन सेंटर, जिसे अंतः केंद्र बोला जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। यदि हम त्रिभुज के तीनों शीर्ष से एंगल बाइसेक्टर को खींचते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, तीनों को मतलब शीर्ष से एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं सामने वाली भुजा पे, तो यहाँ पे तो सबसे पहले ये हमें समझना है कि एंगल बाइसेक्टर जो है एंगल को दो पार्ट में, दो बराबर पार्ट में बांटता है, और ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ पे मिलेंगे जिस बिंदु पर त्रिभुज के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, जैसे हमारा ये एंगल बाइसेक्टर है AD और इसे हम मान लेते हैं BE और इसे मान लेते हैं हम CF। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर है AD, BE एवं CF, और तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पे काटती है, उसे हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, अंतः केंद्र। यह है इन रेडियस, मतलब कि अंतः त्रिज्या। किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या को, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या को अंतः त्रिज्या बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये त्रिभुज है ABC, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम लोग बोलेंगे अंतः त्रिज्या। मान लेते हैं कि इस वृत्त का केंद्र O है और यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पे D मान लेते हैं, ये D है, तो ये OD जो है ये हो जाएगा हमारा अंतः त्रिज्या। इसे हम मान लेते हैं ये R है। ठीक है, ये R है, तो यहाँ पे ये R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं E और ये ले लेते हैं F। तो इस वृत्त का केंद्र जो होता है वह होता है अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र। ठीक है, और ये कैसे बनता है, तो हम यदि एंगल बाइसेक्टर्स खींचते हैं तो त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर्स ये और ये जिस बिंदु पे मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, और इसी को केंद्र मानकर वृत्त जो खींचा जाता है उसे हम बोलते हैं अंतः वृत्त, और इसके त्रिज्या को बोलते हैं, इस वृत्त की त्रिज्या को अंतः त्रिज्या। ठीक है, तो अब हम अंतः त्रिज्या ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरह से यदि हम त्रिभुज में देखें, त्रिभुज BOC ऐसी इसी तरह से AOC एवं AOB में, तो ये जो हमारी त्रिज्या है ये R, ये अल्टीट्यूड का काम कर रहा है, ऊंचाई का। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BOC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज AOC, ये इक्वल होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC के। ये इक्वल होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC के। अब यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB क्या होगा, AOB, तो ये होगा 1/2 गुने आधार इसका क्या होगा, तो AB, और गुने ऊंचाई होगा इसका
यहाँ पे ओ ई जिसको हम आर लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/2 गुने ये होगा बी सी और ऊंचाई होगा आर, प्लस इसी तरह से ये होगा 1/2 गुने ये होगा ए सी और ऊंचाई इसका भी होगा क्या, तो आर, बराबर ये होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, तो 1/2 और ये आर, इस दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बचेगा ए बी प्लस बी सी और प्लस ये ए सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये तो हमारा परिमाप होगा, तो 1/2 ये आर और ये हमारा परिमाप हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर, ये पी हो गया, इसे हम पी लिख देते हैं, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। अब यहाँ पे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, आर गुने ये P/2 लिख सकते हैं, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी को ऐसे लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये आर है और P/2 अर्ध परिमाप को हम लिखते हैं S, मतलब कि अंतः त्रिज्या जो होता है यह त्रिभुज के क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा उसका अर्ध परिमाप। तो ये हमें याद रखना है। या फिर ये बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी हम बोल सकते हैं, R बराबर 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल और बट्टा में त्रिभुज का परिमाप, मतलब कि पेरीमीटर, ये भी बोल सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूला हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हम लोग कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, तो इसकी जो इसका साइड क्या होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए का अपोजिट यहाँ पे ए, बी का अपोजिट ये बी और ये सी का अपोजिट सी। ठीक है, यहाँ पे, और ये जो है हमारा डी है, ए डी जो है यहाँ पे बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है। तो हमें ये पता है कि यदि ये ए डी जो है त्रिभुज ए बी सी में आंतरिक कोण समद्विभाजक है, मतलब कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो ये होता है ए बी बट्टे ए सी बराबर ए बी बट्टे ए सी बराबर होता है बी डी बट्टे डी सी के, बी डी बट्टे डी सी के। या फिर हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, ए सी बट्टे ए बी बराबर होगा डी सी बट्टे बी डी के, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना हम समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो हमें ये निकालना है, यहाँ पे ये B और E, ठीक है, BE, ये जो है ए बी डी का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ए बी डी का एंगल बाइसेक्टर है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी बट्टे बी डी होगा, ए बी बट्टे बी डी होगा किसके बराबर, तो ए ई बट्टे ई डी के, ए ई बट्टे ई डी के। अब यहाँ पे इससे हमें ये पता है कि बी डी, ये हमारा बी डी है और ये डी सी है। ठीक है, बी डी और डी सी का अनुपात क्या होने वाला है, तो बी डी बट्टे डी सी बराबर होता है ए बी बट्टे ए सी। तो मतलब कि ये इस दोनों का अनुपात बी डी और डी सी का अनुपात होगा क्या, तो सी अनुपात बी होगा।
ठीक है, और ये पूरा है ए। अब यहाँ पे हमें ये चाहिए ए ई बट्टे ई डी हमें निकालना है, तो हम ऐसे लिखेंगे ए ई बट्टे ई डी बराबर ए बी बट्टे बी डी, ए बी बट्टे बी डी, ठीक है। तो ए बी बट्टे बी डी तो हम पहले लिख लेते हैं ए बी बट्टे बी डी, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं ए ई बट्टे ई डी बराबर ए बी तो हमारा सी है और बट्टे बी ई, तो बी ई क्या होगा, ये सी है नहीं, ठीक है, बल्कि बी डी एवं डी सी का अनुपात है सी अनुपात बी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सी का वैल्यू ज्ञात करना है, पूरा ए है, तो ये क्या होगा, तो ये पूरा तो ए है, लेकिन ए कैसे बनता है, तो सी प्लस बी के अनुपात को जोड़ेंगे तो ये सी प्लस बी होगा, इसमें हमें ए से गुना करना पड़ेगा, सॉरी ए से नहीं सी से, ये सी का वैल्यू तो हमारा ये आ जाएगा ए गुने सी बट्टे सी प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो ये रखते हैं बी डे का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सी गुने ए गुने पूरे ए से हमें सी चाहिए और अनुपात है सी बी का, सी अनुपात बी है तो सी प्लस बी, तो यहाँ से क्या होगा, तो हमारा ये सी और ये सी कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ए ई बट्टे ई डी बराबर हो जाएगा सी प्लस बी, ऊपर जाएगा तो हम इसे ठीक से लिखते हैं बी प्लस सी और बट्टे ए, ठीक है। तो ए ई बट्टे ई डी बराबर होगा, ए ई बट्टे ई डी बराबर होगा, चूंकि ये जो है एंगल बाइसेक्टर बी सी भुजा पे है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको छोड़ेंगे और ऊपर लिखेंगे सी प्लस बी यानी कि बी प्लस सी, तो ए ई बट्टा ई डी बराबर होगा बी प्लस सी और बाद में नीचे में हम ए लिखेंगे तो बी प्लस सी बट्टे ए, तो ए ई बट्टे ई डी बराबर होगा बी प्लस सी बट्टे ए, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। इसी तरह से यदि हम एंगल बाइसेक्टर, ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये ए बी पे खींच देते हैं, यहाँ पे ए बी पे शीर्ष सी से ए बी पे खींचते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सी शीर्ष से एंगल बाइसेक्टर खींचा ए बी पे, ये हमारा डी है, यहाँ पे ई ले लेते हैं। अब ये ए का अपोजिट ए, सी का अपोजिट ये पूरा सी होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये बी का अपोजिट ये स्मॉल बी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ई अनुपात डी ई क्या होगा, तो यहाँ पे सी ई बट्टे डी ई बराबर होगा, तो सबसे पहले जिस रेखा पे हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा है वहाँ पे उसको हम नीचे में लिख लेंगे सी, और बाकी जो है ये जो बच गया उसको ऊपर में लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है, तो ये होगा। इसी तरह से यदि हम ए सी पे एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं शीर्ष बी से, तब क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, तो ए सी पे शीर्ष बी से एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ये है ई, और यहाँ पे डी मान लेते हैं और यहाँ पे ई, ये है सी का अपोजिट सी, ये ए का अपोजिट बी का अपोजिट ये पूरे बी, और ये है ए का अपोजिट ए। तो यहाँ पे बी ई बट्टे ई डी बराबर क्या होगा, यहाँ पे बी ई बट्टे ई डी बराबर होगा, बी ई बट्टे ई डी बराबर होगा, सबसे पहले तो हमने जिस भुजा पे
एंगल बाइसेक्टर खींचा है, यहाँ पे इस भुजा पे खींचा है एंगल बाइसेक्टर, तो इसको हम नीचे रखेंगे बी को और बाकी को ऊपर, तो ए प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से होगा। यानी कि हमें एक ही बार में समझना हो तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा त्रिभुज है। हम क्या करते हैं, ये ए बी सी है, हम क्या करते हैं तो तीनों सिर से तीनों भुजाओं पे एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने खींच दिया एंगल बाइसेक्टर। ये हमारा डी, ये है हमारा ई और ये है एफ। यहाँ पे मान लेते हैं ये आई है, ये मान लेते हैं आई है। ठीक है, तो ये जो साइड है हमारा ये ए होगा, ये होगा, ये साइड होगा बी और ये साइड होगा हमारा सी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए आई बट्टे आई डी ये बराबर होगा बी प्लस सी बट्टे ए के, बी प्लस सी बट्टे ए के। यहाँ पे बी आई बट्टे आई ई, बी आई बट्टे आई ई बराबर हम ये बोल सकते हैं कि ए प्लस सी बट्टे बी के बराबर होगा। ये होगा ए प्लस सी बट्टे बी के। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सी आई बट्टे एफ आई, सी आई बट्टे एफ आई ये बराबर होगा ए प्लस बी बट्टे सी के, ए प्लस बी बट्टे सी के। ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह के चित्र हो, ऐसे यहाँ पे बोल देगा कि ये जो लाइन है ना हमारा, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, तो और ये भी जो है एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है और ये पूरे 6 है। ये मान लेते हैं कि ये ए है और ये डी है, यहाँ पे मान लेते हैं ई। तो हमसे पूछा जाएगा कि ए ई अनुपात ई डी क्या होगा, ए ई अनुपात ई डी यानी कि ए ई बट्टे ई डी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये होगा 5 + 4, 5 + 4 और बट्टे 6 के। ठीक है, जिस रेखा पे हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा है उसको नीचे रखेंगे और बाकी को जोड़ के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/6, इसे हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 जा 6, तो 1.5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ये है हमारा त्रिभुज, यहाँ पे ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और यहाँ पे ये भी जो है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ये है बी और ये है ई और इसे मान लेते हैं डी। तो ये क्या होगा, इस दोनों का अनुपात क्या होगा? यदि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है और ये पूरे 7 है, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा बी ई बट्टे डी ई बराबर, नीचे रखेंगे किसको, तो इस 7 को, बाकी 6 और 5 को जोड़ के ऊपर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 11/7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।